Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about part 2 of Poverty as Challenge, chapter 2 of Economics. In this video, we are going to learn about 8 topics and many subtopics in terms of questions. So dear, let's start. होपफुली आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा है और नहीं देखा है तो आप देख लेना क्योंकि ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स दे चुकी हूँ। ये नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस का ये टॉपिक और सब टॉपिक्स है, तो यहाँ से शुरू करें। आपका ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज रिगार्डिंग पॉवर्टी, पेज नंबर 35। डियर, ये पेज नंबर एनसीईआरटी बुक को दिखा रहा है, आप वहाँ ज़रूर चेक करो। सिंपली पहले तो आप ये समझो कि ये इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज है क्या, असमानताएं पॉवर्टी के रिगार्डिंग। दैट मीन इंडिया के सारे राज्य में पॉवर्टी एक जैसी नहीं है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको ये जानना है। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज का सीधा सा मतलब ये है, मीन्स दैट द परसेंटेज ऑफ पुअर इज नॉट द सेम इन ऑल द स्टेट्स of India. This proportion of poor people in all the states of India is known as interstate disparities. अब मैं यहाँ आपको बताऊँ कि ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ये 1 मार्क्स में आया है, और आप ध्यान से सुन लें कि कौन से वो 2 स्टेट हैं जो कि पुअर हैं। यहाँ मैंने डाला है एग्जाम्पल के तौर पर, उड़ीसा एंड बिहार आर द 2 पुअर स्टेट्स विच सॉरी वेर एज ये 2 पुअर स्टेट हैं, जबकि यहाँ से जो मैं आपको देने जा रही हूँ केरला टू आंध्र प्रदेश, ये एक्चुअली वो स्टेट्स हैं इंडिया के जिन्होंने पॉवर्टी को कंट्रोल किया है, रिड्यूस किया है। सो आप देखो, मेरे कहने का ये मतलब है कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उनके लिए है, 2 स्टेट जो जहाँ जहाँ जो है पॉवर्टी जो है वो बढ़ी हुई है या उतनी उतनी रफ्तार से कम नहीं हुई है, और जो नेक्स्ट है वो इस बात के लिए है, इस क्वेश्चन के लिए है कि यहाँ पॉवर्टी जो है सक्सेसफुली रिड्यूस हो रही हैं। सो कौन कौन से वो स्टेट हैं? केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, और साथ साथ यहाँ तमिलनाडु भी आप डाल लेना, मैंने यहाँ नहीं डाला है, मुझसे छूट गया है। स्टेट्स आर सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, यानी ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पॉवर्टी को रिड्यूस करने में सफलता मिली है। अब इसी टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने पुट किए हैं उन्हीं के पार्ट से मैंने ये क्वेश्चन क्रिएट किया है। आप इसे पेज नंबर 35 पे चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक है, ऑलवेज आप यही कंसिडर करना। हाउ केरला, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिड्यूस पॉवर्टी, कैसे उन्होंने अपने राज्य में पॉवर्टी को कम किया है। तो हर किसी के मैंने अलग अलग पॉइंट बताए हैं, और ये 1 मार्क्स के हिसाब से ही मैं बता रही हूँ। इनफैक्ट ये पूरा एक साथ मैंने बंच में दिया है सो दैट कि आपके लिए ईजी हो जाए, लेकिन आप इसे अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में ही देखना कि हर स्टेट ने अपनी पॉवर्टी कम कैसे की है। तो आप देखो, पंजाब एंड हरियाणा रिड्यूस पॉवर्टी बाय इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर। पंजाब और हरियाणा में पॉवर्टी रिड्यूस हुई है क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर रेट को इम्प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट बंगाल ने कैसे रिड्यूस किया है पॉवर्टी, दैट इज पॉवर्टी बाय लैंड रिफॉर्म मेजर्स। उन्होंने अपने लैंड को रिफॉर्म करने का मेजर लिया। ये लैंड रिफॉर्म मेजर है क्या? तो सिंपली लैंड रिफॉर्म मेजर का मतलब होता है छोटे लैंड के साइज को बढ़ाना, या फिर बढ़ाना मतलब कैसे बढ़ाएंगे, दैट मीन 2 छोटे लैंड को एक साथ कर देंगे, वहाँ पर ट्रैक्टर से फार्मिंग होगी जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि वो मॉडर्न फार्मिंग जैसा हो जाएगा, या फिर ज़मीन जो है लैंड की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कैसे, तो उसमें वैसे सप्लीमेंट देंगे, दैट मीन मैन्योर और अदर फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे। और यहाँ मैंने छोड़ दिया था, स्किप मैंने कर दिया था सबसे पहले केरला को, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखो। केरला ने पॉवर्टी को रिड्यूस किया था ताकि उन्होंने अपने एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स को फोकस करके उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देके, ये आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही सारे रिसोर्स को यूजफुल बनाता है। सो केरला रिड्यूस पॉवर्टी बाय फोकसिंग ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बारे में आप चेक करो। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ने अपनी पॉवर्टी कैसे रिड्यूस की है? विद द हेल्प ऑफ पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यस, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक्चुअली इसके बारे में डिटेल आपके चैप्टर 4 में है, आप चाहो तो चैप्टर 4 के नोट्स चेक कर सकते हो जो है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो था रिड्यूस पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ पीडीएस। सिंपली बहुत सारे पीडीएस के थोड़े से मैं अगर यहाँ ऐड कर दूँ आपको, तो आपने सुना होगा या आप जानते होंगे कि राशन कार्ड जैसी एक चीज़ होती है
जिसमें कि गरीबों की गरीबी को कंट्रोल करने के लिए बहुत से प्रावधान हैं, जैसे उसके कलर्स भी अलग-अलग दिए गए हैं। ये भी एक्चुअली आपको चैप्टर 4 में ज़्यादा डिटेलिंग है, तो यहाँ बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टॉपिक डियर। सो आप यहाँ देख रहे हो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, एक्सप्लेन इन एट लीस्ट 5 पॉइंट। ये पेज नंबर 38 से मैंने लिया है। वो कारण क्या है कि इंडिया में पॉवर्टी है, इतना बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं फिर भी, तो ये पॉवर्टी के कारण है। मैंने बस छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं, आप तो लर्न कर सकते हो और इजीली इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। सो डियर, इंक्रीजिंग रेट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन, सबसे पहली वजह तो है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेज गति से बढ़ रही है। दूसरी, लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एक्चुअली हमारा एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। ये अलग बात है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ जगह के होने से पूरे इंडिया के ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अभी भी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में वैसी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स हमारे पास बहुत हैं बट अभी तक हमने इसे यूटिलाइज नहीं किया है प्रॉपरली। नेक्स्ट, लेस इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार जो है बहुत धीमी है और अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन तो ये और भी कम हो गई है। योर नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती गति से अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट के वेरियस टाइप देखना चाहो तो चैप्टर 2 में जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं वो मैंने दिए हैं, सच एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, एक्चुअली हमारे पास कैपिटल, पूंजी, मनी, एसेट की कमी है। हम तभी तो उसी को यूज़ करके तो हम किसी रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, लेकिन उसकी कमी है। और नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर पे अगर आपको डाउट है तो मैं ऐसे एक एग्जांपल थोड़ा सा दे दूं कि वो कौन से सोशल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे देश में पॉवर्टी है। तो मैं यहाँ बताऊं कि जैसे अगर किसी की शादी करनी हो, मुंडन, इन सब चीज़ों का इंडिया में बहुत ही प्रचलन रहा है। तो कई बार वो फैमिली में के लोग वो पीपल जो कि इस पे उतना खर्च नहीं कर सकते, उनके पास नहीं होता, तो भी वो लोन लेकर कर्ज में फंसकर डेट उन पे बढ़ जाता है, तो इस तरीके से वो इसको फुलफिल करते हैं। तो एक्चुअली ये सोशल फैक्टर के तहत आता है कि ऐसी वजह भी जिम्मेदार है कि बेवजह आदमी को इस पे खर्च करना पड़ता है और वो जो है गरीब होता ही है और ज़्यादा वो गरीब हो जाता है। दैट्स इट। योर नेक्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स, एक्चुअली इसे आप समझो, ये टॉपिक नंबर जो है वो मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ, ये पेज नंबर 35 पे ये टॉपिक है जिसे मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो आप देखो, व्हाट इज ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। पहले तो आप क्वेश्चन ही समझ चुके हो कि अभी आपने इंडिया की पॉवर्टी की बात की, लेकिन क्या पूरी दुनिया में गरीबी नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो पूरी दुनिया में ये पॉवर्टी का क्या सिनेरियो है, पूरी दुनिया में गरीबी कैसे बढ़ या घट रही है, वो हम जानते हैं। तो पहले हम जान लें ग्लोबल पॉवर्टी है क्या। Global poverty scenario means that a real picture of world's poverty in terms of increment or decrement of population under poverty, यानी इसका सीधा सा मतलब है कि पॉवर्टी में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो किस लेवल का है। तो ऑब्वियस है इंक्रीमेंट है तो और गरीब हो रहे हैं, और डिक्रीमेंट है तो ऑब्वियस है आप अपने देश में गरीबी घटा रहे हैं। तो इन दोनों के ही एग्जाम्पल मैं यहाँ दिखा रही हूँ। सॉरी डियर, मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो टॉपिक है एक साथ तो कभी नहीं देखने को मिलने वाला, लेकिन हाँ 1 मार्क्स के हिसाब से ये यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो मैंने छोटे क्वेश्चन नहीं डाले कि मैं आपको एक फॉर्मेट में दे दूँ ताकि आप इन सारे चीज़ को लर्न कर लो। तो डियर, ये पॉइंट्स को आप इंडिविजुअल समझो 1 मार्क्स के हिसाब से। जैसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि पूरी दुनिया में गरीबी घट रही है। अगर पूरी दुनिया का एवरेज लिया जाए तो पूरी दुनिया में गरीबी घट रही है। पहले 42% था और अब 22% है। ग्लोबल पॉवर्टी इज डिक्रीज फ्रॉम 42 टू 22%। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताऊँ, अगर आपके पास बुक्स पुराने हैं तो आपके पास डेटा डिफ़र कर सकता है, क्योंकि मैंने ये 2018 का डेटा यहाँ पर डाला है। तो डोंट वरी, ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि डेटाज ये वेरी करता है। ज़रूरी नहीं है कि बाद का डाला है तो वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये वेरी करता है, ये फिक्स नहीं रहता।
Your next point is in South Asian countries like India, Pakistan, Sri Lanka, poverty declined rapidly. यहाँ मैं एक चीज़ डालना भूल गई हूँ, आप डाल लो इन साउथ एशियन कंट्रीज या फिर इन साउथ एशियन डेवलपिंग कंट्रीज, यहाँ पर आप पुट कर लेना डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो जो है उनके देश में पॉवर्टी जो है डिक्लाइन हो रही, ये वो नेम्स हैं, ज़रूर आप रख लेना। योर नेक्स्ट पॉइंट इन अफ्रीका, ये तो बड़ी दुखद है, इन अफ्रीका सब सहारा कंट्रीज पॉवर्टी हैज़ इंक्रीज्ड। ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पॉवर्टी बढ़ रही है। इवन हम जानते हैं कि अफ्रीका में गोल्ड माइंस हैं, फिर भी बढ़ रही है। क्यों? कई बार मुझे क्लासरूम में बताया है, फिर मैं आपको डिटेल दे दूँ कि अफ्रीका में गरीबी की जो सब सहारा कंट्रीज़ हैं वहाँ पर गरीबी बढ़ रही है, गरीबों की संख्या बढ़ रही है। वजह ये है कि यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स इग्नोरेंट है, लेज़ी है, दैट्स वाई ये यूटिलाइज ही नहीं करते अपने रिसोर्स को। जबकि गोल्ड माइंस जैसी चीज़ इनके यहाँ है, तब भी यहाँ पर गरीबी बढ़ रही है। तो फिर घूम कर आते हैं वहीं कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि वही आपके रिसोर्स को यूज़फुल बनाता है। और जब इनका ह्यूमन रिसोर्स ही पावरफुल नहीं है तो वो अपने रिसोर्स को कैसे यूज़ करेगा? तो ये एक वजह भी है। मैंने यहाँ थोड़े एडेड वजह दे दिए सिर्फ रिमाइंड करवाने के लिए आपको। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊँ, इन लैटिन अमेरिका पॉवर्टी डिक्लाइन स्लाइटली। लैटिन अमेरिका में पॉवर्टी जो है थोड़ी सी घट रही है। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये वो कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं जहाँ पर पॉवर्टी बहुत तेज़ी से घट रही है, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है अपने ह्यूमन रिसोर्स पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। एक बार देख लें, इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पॉवर्टी डिक्लाइन ड्यू टू economic growth and investment in human resource. So dear, your next question in terms of topic, और टॉपिक को ही मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है, तो आप देख लो पेज नंबर 39 से मैंने ये टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। व्हाट यू नो अबाउट एंटी पॉवर्टी स्ट्रैटेजीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ने वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी गरीबी को दूर करने के लिए। तो उन्होंने ब्रॉडली 2 प्लैंक्स में ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सबसे पहली कोशिश यही की गई कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए। एंड सेकंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, सबसे पहले प्रमोशन आर्थिक उन्नति का किया जाए, और दूसरी चीज़ कि जितने भी गरीब हैं उनको टारगेट किया जाए और उनकी गरीबी को हटा दिया जाए। इसके लिए कई प्रोग्राम चलाए गए हैं। और जी मैं बता दूं, एक्चुअली इन दोनों का बहुत बड़ा इस्तेमाल आपको चैप्टर 4 में दिख रहा है। चैप्टर 4 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको टारगेटेड एंटी पॉवर्टी में प्रोग्राम्स को ही आगे बढ़ाते हुए उन्होंने TPDS एंड RPDS की शुरुआत की, दैट इज़ रिवैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बट वो आपके चैप्टर 4 में है। जिनको ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए आप चैप्टर 4 वाले वीडियो को ज़रूर चेक कर लो। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पर, और ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियस टॉपिक ही है, ये भी पेज नंबर 39 पे मिल जाएगा। और इसमें मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे बना दिए, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप मेरे टॉपिक्स को पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ उसी फॉर्म में क्वेश्चन को मत पढ़ो, तभी मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि आंसर तो यही होगा, लेकिन क्वेश्चन वेरी कर सकता है, उसे पूछने का तरीका अलग हो सकता है। तो यहाँ मैंने ऐसे ही आंसर, एक ही आंसर के लिए मैंने ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है, तो आप एक बार देख लो केवल। व्हाट आर द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, तो भी ये आंसर होगा। इसी को मैंने दूसरे फॉर्म में दिया है, व्हाट डू यू नो अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, आप क्या जानते हैं पॉवर्टी को एलिवेशन यानी हटाने के प्रोग्राम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, तो उनका भी यही आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो छोड़ना मना है, बिल्कुल आप इसे नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें मैं ऑलमोस्ट आपको जो है जितने भी दिखा रही हूँ यहाँ पर मैं F तक आपको दे रही हूँ। और ये जो लास्ट वाला है एक्चुअली ये चैप्टर 4 में इसकी डिटेलिंग है। इनफैक्ट जब आप पढ़ भी रहे होगे तो आपको चैप्टर 3 में ये बताया जाएगा कि आप चैप्टर 4 में इसकी डिटेलिंग पढ़ो, तो मैंने वहीं से आपको ये दे दिया है। और हाँ, सबसे पहले वाले पॉइंट को मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बना रखा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन। ठीक है, तो ये मत समझना कि जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने उसके लिए एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया है, वो बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप सुनो, सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में जो सबसे सफल रहा वो नरेगा था। ठीक है, नरेगा यहाँ पर मिस प्रिंट मुझसे है, जैसे मैंने टाइपिंग मिस्टेक है, ए यहाँ पे नहीं होगा। ओके, दिस वन नरेगा, NREGA। ओके डियर, तो आप देख लेना, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है टाइपिंग में मुझसे।
मनरेगा और नरेगा एक्चुअली एक ही है। नरेगा पहले शुरू किया गया और बाद में उसे ही मनरेगा कर दिया गया। तो नरेगा क्या था? तो सिंपली ये प्रोग्राम जो था वो इसको अगर एक्सप्लेन करूं ऐसे तो ये 2005 में शुरू किया गया था। और जैसे मैंने बोला कि ये पॉइंट को आप बिल्कुल यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ। तो नरेगा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये 2005 में शुरू किया गया था और ये इतना सफल रहा कि बाद में इसे एमजी जोड़ दिया गया, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2008 में बना है। आगे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ से चलें। जैसे मैंने बताया आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है इसके लिए। योर सेकंड पॉइंट, PMRY प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये 1993 में शुरू किया गया था। स्टार्टेड इन 1993 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इन रूरल एरियाज एंड इन स्मॉल टाउन। आप आगे जैसे जैसे बढ़ोगे ना, आपको लगेगा सारे के तो काम एक ही थे, फिर अलग अलग नाम क्यों दिया। जी हाँ, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया है कि ये एक्चुअली सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सारे एक जैसे ही थे, बस उनके नाम अलग थे। अब मैं यहाँ आपको बताऊं कि नेक्स्ट के लिए REGP ये क्या था? तो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1995 टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज इन रूरल एंड स्मॉल टाउन। सेम ही तो है। अब नेक्स्ट चीज और सिर्फ ये गवर्नमेंट के साथ ना इसे चेंज किया गया, सिर्फ इसके नाम को, ठीक है। अब नेक्स्ट है SGSY, ये क्या था? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, started in 1999 to support the poor families by organizing SHG groups. SHG का फुल फॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। ये अगर आपके घर में जो मेड हैं, इस तरह के लोग हैं, उन लोग के पास इसकी जानकारी है और वो लोग इसके मेंबर भी हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया ऐसे छोटे ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए, उनको फाइनेंशियल जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए। हाँ, इस ग्रुप के लोग आपस में जो है इन पैसों को जमा भी करते हैं और बाद में जब ज़रूरत होती है किसी को तो उससे वो लोन मिलता है, और इसकी देखरेख NGOs और ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर के थ्रू कराई जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे इसके बड़े टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं, तो एक्चुअली ज़्यादा क्लियर वहाँ होगा आपको। बस मैंने यहाँ थोड़ी डिटेलिंग दे दी। वैसे आपके बुक में सिर्फ SSG ही किया गया है और इससे ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं है। दैट मीन आपके लिए 9th स्टैंडर्ड के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ बताऊँ, नेक्स्ट क्या है? PMGY। अब दोनों में मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये PMGY यहाँ भी था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, ये PM जो है RY है और यहाँ PMGY है। दोनों में अंतर, दोनों में प्राइम मिनिस्टर नहीं है। एक में PM फॉर प्राइम मिनिस्टर और दूसरे में PM फॉर प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग या ग्रामोदय योजना इसे कहा जाता है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2000 to provide primary health, education, रूरल शेल्टर, वाटर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामों के उद्धार की योजना बनाई गई, तो उसमें प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, रूरल शेल्टर, वाटर और इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा पर बात की गई। योर नेक्स्ट प्रोग्राम इज दैट इज AAY। और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक्चुअली ये चैप्टर 5 में आपको ज़्यादा चैप्टर 4 में आपको ज़्यादा जानने को मिलेगा। इट इज़ इन द पेज नंबर 50, दैट इज चैप्टर 4। AAY है क्या? अंत्योदय अन्न योजना, स्टार्टेड इन 2000 टू प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड फूड टू द मिलियन ऑफ पुअरेस्ट पीपल। तो एक्चुअली आपने इसके बारे में सुना होगा, राशन कार्ड के थ्रू वीट जो है 2 रुपीज़ kg एंड राइस जो है 3 रुपीज़ kg का प्रावधान रहा है। पहले ये 25 kg था और बाद में इसे बढ़ाकर 35 kg किया गया है। सिंपली टू टारगेट पुअरेस्ट पीपल, जितने भी पुअर पीपल हैं उनको टारगेट करने के लिए स्पेशल राशन कार्ड के कलर की भी व्यवस्था की गई थी ना, रेड, ग्रीन एंड येलो। तो इस तरीके से एक्चुअली ग्रीन वाले को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी, बाकी को अलग अलग फेज में ये सुविधाएं दी जा रही थी। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसे छोड़ना मना है, तो आप ध्यान से देखो। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मनरेगा या नरेगा? ये यहाँ पर मैंने इसके फुल फॉर्म को डाल दिया है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पेज नंबर 39 का है ये। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नरेगा, जो कि 2005 में शुरू किया गया और बाद में इसे ही मनरेगा कहा गया।
2008 में। क्यों कहा गया? क्योंकि नरेगा इतना सफल रहा कि बाद में उसे मनरेगा कहा जाने लगा। दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसके क्या फीचर्स थे? तो इसके कुछ फीचर, और ये इसके बारे में बता दूं कि एज इट इज़ आपको 10th में भी पढ़ना है, तो यही पढ़ लो 10th के लिए भी आप। तो अब मैं आपको यहाँ बता दूं, इट गारंटीज 100 days ऑफ वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू अ रूरल हाउस होल्ड। ये गारंटी कर, इसने इस प्रोग्राम के तहत 100 days जो है काम मिलने की गारंटी दी गई कि जो भी लोग इसमें अप्लाई करते हैं, गांव में रहने वाले लोग जो अप्लाई करते हैं, रूरल पीपल, तो उनको 100 days का रोज़गार ज़रूर मिलेगा। दूसरी खास बात ये थी कि इस रोज़गार में कहा गया कि 1/3 जॉब जो है प्रपोज फॉर वुमन ओनली, यानी इसकी जो जॉब का 1/3 पोर्शन था वो महिलाओं के लिए सुरक्षित था। अगर 100 जॉब था तो 100 में से 30 जॉब सिर्फ महिला के लिए सुरक्षित किया गया था। Next question is, the scheme will initially started in 200 districts, further extended to 600 district. एक्चुअली ये स्कीम जो शुरू में ओनली 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही शुरू किए गए, बाद में इसे एक्सटेंड कर दिया गया 600 डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ एप्लीकेंट डजंट गेट जॉब within 15 days of application, he is entitled फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जी हाँ, अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया है और एप्लीकेशन देने के 15 डेज में उसे जॉब नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट उसे जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, जिसको हम कहते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो है ना इम्पॉर्टेंट ये। नेक्स्ट आप देख लो, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ज़रूर आप देख लो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इतने सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बनाए गए, लेकिन फिर भी उतनी सफलता नहीं मिली। वजह क्या थी? तो एक अगर मैं बता दूं वजह, तो सिंपली सारे ओवरलैप कर रहे थे, कुछ भी अंतर नहीं था, बस उनके नेम का फ़र्क था, और काम तो सेम था, ओवरलैप कर रहे थे, तो इतने प्रोग्राम बन भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, और भी वजह थी जो मैंने यहाँ पॉइंट में दिया है। तो आप देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, यानी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। जो बना तो बहुत बढ़िया, लेकिन उसे कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सका। सेकंड पॉइंट, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग, बहुत सारे प्रोग्राम एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, यानी एक जैसे ही थे। Despite good intentions, the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving poor. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। हालांकि प्रोग्राम्स बहुत अच्छे थे, बट उनको मॉनिटर नहीं किया गया, उनकी देख रेख नहीं की गई, उनको सुचारू रूप से चलाया नहीं गया। इसी वजह से गरीबी के को हटाने के जितने भी प्रयास किए गए वो बहुत सफल नहीं थे। तो ये सारे हम कह सकते हैं कि ये डिमेरिट्स थे। ये क्या थे? तो इन सबको आप डिमेरिट्स भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो क्या है। तो दैट्स इट डियर, आज के लिए तो बस इतना ही। होपफुली आप पढ़ रहे होगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली इस पे जवाब दूंगी, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। होपफुली आप लोग मेहनत कर रहे हो। वी टीचर्स आर ऑल्सो डूइंग वर्क फॉर you guys. So have a nice day, dear. Bye. Take care.